बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तीन नुक्ते रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास दर इजलास दर इजलास दर इजलास दर इजलास दर इजलास दर इजलास और सातवां दर बस इजलास के बस बाद बस बस ये 7 पूरे कराने पापा। अच्छा, 7 इजलासों के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिलाखिर इस नतीजे पर पहुंचा है कि सुप्रीम कोर्ट से एक दफ़ा फिर वजाहत मांगी जाए, एक दफ़ा फिर रिव्यू किया जाए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब कहा है कि हमें बता दें, हम पार्लियामेंट के बनाए हुए तरमीमी एक्ट के ऊपर अमल करें या फिर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करें। साथ ही 21 सफ़ात और मुश्तमिल इस पटिशन में जो तमाम दलाइल इलेक्शन कमीशन ने दिए हुए हैं, वो सारे तो यही कह रहे हैं कि तुम्हारा फैसला तो नहीं मनना, हम तो जो है ना वो मानेंगे पार्लियामेंट का कानून, लेकिन फिर भी आप हमें बता दें हम किसको माने। इलेक्शन कमीशन का सुहेल साहब कहना ये है कि अब तक जितने कानूनी नज़ायर हमने देखी हैं, जिनका हवाला भी दिया गया है, उन सब के मुताबिक तो हमेशा कभी भी पार्लियामेंट के विजडम को चैलेंज ही नहीं किया गया और ये कहा गया कि जुडिशल रिव्यू उसका किया भी नहीं जा सकता। अब पार्लियामेंट ने अपने विजडम में एक तरमीम की है, तो उसको हम कैसे तब्दील करें, हम उसको कैसे ख़त्म करें, ये बात वो कहते हैं जी हमारी समझ में नहीं आ रही। तो आप हमें ज़रा गाइड करें इस हवाले से। गाइड उनको मेरा ख्याल है कर दिया गया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है ना वो मैं आज की दरख्वास्त से ये समझा हूँ कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट को दोबारा उन्होंने जो दरख्वास्त दी है ना, उसमें अब सुप्रीम कोर्ट के पास मौका आ गया कि वो इस एक्ट को रेट्रोस्पेक्टिव जो था ना, उसका रेट्रोस्पेक्टिव पन ख़त्म कर दें बाकायदा ब्लैक एंड वाइट में, कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इतलाक हो ही नहीं सकता 2017 से। जैसे तफसीली फैसले में एक रूल उड़ा दिया है ना, अब ये रेट्रोस्पेक्टिविटी चैलेंज हो गई है, आज इलेक्शन कमीशन ने खुद कर दी है। मेरी नज़र में ये है, और 8 जजेस का मूड आप 14 सितंबर के ऑर्डर में देख चुके हैं। एक पैराग्राफ में दोबारा बता देता हूँ, उसमें लिखा हुआ था वाज़ेह तौर पर कि कोई सब्सिक्वेंट एक्ट 12 जुलाई के बाद सब्सिक्वेंट एक्ट की लैंग्वेज यूज़ हुई है, ठीक है। एक्ट में अब सब कुछ आ जाता है, कोई भी कदम चाहे वो कानून साजी हो, वो इस फैसले को गैर मौसर नहीं करेगा। फिर मजीद वजाहत की गई कि ये अब पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है। ये 8 जजेस का वो ऑर्डर था जिसको आप तफसीली फैसले का हिस्सा बना दिया गया है। ये सिर्फ नज़रसानी में बदल सकता है, अदरवाइज ये नहीं बदल सकता, ठीक है। तब तक अब हम दूर करने जो आ गए हैं ना, तो अगर ये 8 जजेस अब क्या देते हैं, अब ये डायरेक्ट बात 8 जजेस के पास पहुंच गई है, समझ गए। ये बीच में जो खतो किताबत हो रही है चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार की, ये उस पर असरअंदाज नहीं हो सकती। वो अब जुडिशल ऑर्डर है, बिल्कुल 8 जजों का फैसला है कि वहाँ डायरेक्ट हम दूर करेंगे, कोई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी नहीं, डायरेक्ट वही जज जो अक्सरियती फैसले वाले हैं वो अब हम दूर करने की दरख्वास्त पर ऑर्डर जारी करेंगे। अगर वो कहते हैं जी कि रेट्रोस्पेक्टिव इतलाक आप नहीं करेंगे उसका, और आइन के खिलाफ है रेट्रोस्पेक्टिव इतलाक, जस्टिस मंसूर अली शाह कुछ दिन पहले टैक्स मैटर में लिख चुके हैं। बिल्कुल, तो जब आइन से मुतसादम होता है ना कोई कानून, तो उसको फिर उड़ाया जाता है। कल सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब मोहतरम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जी कि कानून को खिलाफ आइन के आके उड़ा दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे गलतियां करेगी तो कैसे चलेगा। एक उनकी बात पे हंसा, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो समझ रहे हैं कि वो सबसे बड़ा जहाद कर रहे हैं कि जी आइनी अदालत बनना पूरे मुल्क के मसाइल का हल है, ठीक है जी। हाँ, बारिश हुई है, ज़्यादा पानी है थोड़ा पानी है, छोड़ें जी उसको, पानी तो हर तरफ है, ठीक है। उन्होंने अब नई बात खोल दी, अब उसमें मैं जाना नहीं चाहता, पानी पीछे रह गया, उन्होंने किसी और जगह जो है ना अंग्रेजी में बोल दो छोड़े चलें जी। बहरहाल मेरी नज़र में इलेक्शन कमीशन ने आज अगर कोई पोजीशन लेने के लिए उनको क्या आ रही थी गवर्नमेंट, तो उसका हल निकाला है कि उन्होंने जजों को कोर्ट में अपना वो बाहर डाल दिया कि यार बचाओ, कि अपने ऊपर आए हैं। वसीम साहब, ये अब ऑर्डिनेंस के तहत जो कमेटी भी नहीं बनी है, उसमें लिखा है जो केस पहले आएगा पहले के टेकअप होगा, बाद में आएगा बाद में टेकअप होगा। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं किया, साथ ही साथ उन्होंने पार्लियामेंट के स्पीकर के खाते भी अमल नहीं किया और CMA यहाँ डाल दिया। अभी जब CMA लगेगी, जब तक वजाहत नहीं आ जाती, तब तक तो मेरा ख्याल है वो अमल भी नहीं करेंगे फैसले पे, ना गवर्नमेंट को सीटें देंगे ना वो देंगे सीटें PTI को। तो अल्टीमेटली इसका मतलब है कि तब तक तरमीम नहीं हो सकती, मेरी रीडिंग तो ये है। अच्छा, आइनी तरमीम के हवाले से अगर हम बात करें तो उसकी मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं, मतलब वो डिस्कस की जा सकती हैं। 63A और 63A में फिर जस्टिस मुनीब क्या कर सकते हैं। अब जो आज एक जवाबी ख़त सामने आया है, उसके बाद तो जस्टिस मुनीब अगर हकीकतन ऐसा है तो फिर मैं तो जस्टिस मुनीब का भी एक ख़त देख रहा हूँ आने वाले कुछ दिनों में। मैं जस्टिस याहिया का भी देख रहा हूँ, एग्जैक्टली, जिस कदर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए और जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। अच्छा, दूसरा आइनी तरमीम में जो एक पॉसिबिलिटी है वो मौलाना फजल रहमान के हवाले से है कि वो मानते हैं या नहीं मानते। अगर स्पेसिफिकली बात की जाए ना, आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया है, ये शायद ना आता,
ये शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ना आता। अच्छा, कोई प्राइवेट कोई नहीं, बहुत नहीं, ज़्यादा नहीं। अहम बात है। वो मेरी डीएसएन जी देख के वो उनको ये लगा कि संगीत आई क्यों है ना मंगवाई आपकी, है। और ये एक इसवेल साहब की एक वो आई है, इसकी एक न्यूज़ की, ओके, तो मैंने ओके, कहा पता ओके, करें किस चक्कर में आई हाँ, है, गाड़ियाँ खबर है लगी फिर आपको भी बताएं, आप भी मंगवाएं। गाड़ियाँ लगी नहीं। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन को आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मुझे जहाँ तक लगता है वो जो रूल 94 उड़ाया गया ना, वो सिर्फ एक रूल नहीं था, उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हाथ बांध दिए थे या रोल कि- दिया था। कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो जो नशिस्तें हैं ना, वो हुक्मरान इत्तेहाद को नहीं देगा, दे भी नहीं सकता। क्योंकि वो आपको याद होगा कि जब वो ये सारी जो लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई थी, उससे कबल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी थी, तो उसमें जिस रूल को सहारा बनाकर वो मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को इजाफी सूरत में दे दी थी, तो वो रूल 94 ही था। बिल्कुल। और जब रूल 94 उड़ा तो उस रूल 94 में भी वही तकरीबन बातें की गई हैं जो इन्होंने इलेक्शन एक्ट में जो 2 तरमीम बाद में मुतारफ़ कराई। बिलाल अज़हर कियानी का प्राइवेट मेंबर बिल था जिसे हुकूमत ने अपना लिया और इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी। तो उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब रूल 94 उनका उड़ा तो टेक्निकली स्पीकर का ख़त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने उसी तफसीली हुक्मनामे में मुस्तरद कर दिया था, कलअदम करार दे दिया था। तो अब उनके पास कोई रास्ता तो बचा नहीं है कि वो इजाफी सूरत में मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को कैसे दें। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद भी नहीं करना, टाइम उन्होंने बाय करना था उन्होंने। अब उनके पास एटलीस्ट एक जवाब तो ये ज़रूर मौजूद है कि जी हमने दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटा दिया है। अब यहाँ से वजाहत आती है नहीं आती, कब आती है, इस हवाले से भी देखना होगा, क्योंकि जो पहले की वजाहत थी वो गालबन जुलाई के आखिरी हफ्ते में वजाहत मांगी गई थी और फिर हमने देखा कि वो 14 सितंबर को वजाहत दी गई। तो अब ये क्या सूरत हाल तमाम तर बनती है, तो ये बहरहाल हमारे लिए देखना अहम होगा। और उसके बाद फिर अब आज जो जवाबी ख़त जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने लिखा, मैं ये समझता हूँ कि उस पर बात होनी चाहिए। देखिए अगर तो वो उसके मंदरजात वही हैं जो अब तक सामने आए हैं, क्योंकि कॉपी तो सामने नहीं आई, ज़राए से ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो उसमें चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने खुद को चार्जशीट किया और वो वजूहात बताकर आज उन्होंने ये गवाही दी है कि ये जो तरमीमी आर्डीनेंस था ये मेरी ख्वाहिश पर आया। अच्छा, यानी ये तो एक पार्लिमान का फैसला था ना, या वफाकी हुकूमत का फैसला था कि उन्होंने कैबिनेट का फैसला था कि वो आर्डीनेंस लेके आए। अब उस आर्डीनेंस के कॉन्सिक्वेंसेस में क्या हुआ, जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी से निकाले गए। जब वो निकाले गए तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तो ख़त के जवाब में जहाँ एक तरफ कहा गया कि मैं शफाफियत का दाई हूँ, वहीं जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से पूरी एक चार्जशीट बनाने की कोशिश की गई कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो छुट्टियां भी पूरी करते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर छुट्टियों पे होने के बावजूद भी कमेटी के इजलास में शिरकत पर इसरार करते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो सीनियर जजेस की एहतराम भी नहीं करते। जस्टिस मुनीब अख्तर एडहॉक जजों को काम भी नहीं करने देते। जस्टिस मुनीब अख्तर, ये तो मुझे लगा कि ये कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की किसी जज को निकालने की चार्जशीट है जो काजी फाजीसा ने सारे मामले में लिखा। तो जो वजूहात वफाकी हुकूमत को आर्डीनेंस पेश करने में देनी चाहिए थी वो यहाँ चीफ जस्टिस काजी फाजीसा दे रहे हैं। तो उससे तासुर यही आ रहा है कि आप जस्टिस मुनीब को कमेटी में नहीं देखना चाहते थे, फिर आपने ख्वाहिश का इजहार किया कि जस्टिस मुनीब अख्तर आपको आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो आप काम करना चाहते थे, जिससे वफाकी हुकूमत की आईनी तरमीम में सहूलतकारी भी होना थी, तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर उसके आड़े आ चुके थे। लिहाजा आपने ख्वाहिश का इजहार किया, वहाँ से तरमीमी आर्डीनेंस आया और फिर शाम के औकात में बैठ के आपने उसी रोज़ कि 11 बजे खबर आती है कि सर्कुलेशन से कैबिनेट ने उसको पास कर लिया है, 2 बजे खबर आती है कि सदर मुमलिकत ने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए, 6 बज के कुछ मिनट में खबर आती है कि काजी फाजीसा साहब ने उस पर अमल दरामद भी कर लिया। तो ये खुद उनके खिलाफ काजी फाजीसा, मैं ये समझता हूँ कि ये जो जवाबी खत है ये काजी फाजीसा के खिलाफ ही चार्जशीट है। सुहेल साहब, जिस अंदाज में मुनीब अख्तर साहब को ये सारा चार्जशीट किया गया कि जी वो ये भी नहीं करते थे, वो ये भी नहीं करते थे, ये भी नहीं करते थे, और यहाँ तक भी वो एक साहब की खबर में है, साहब आप समझ गए ना, उनकी ज़राए से दी गई खबर के अंदर ये मौजूद है कि जी जब कहा जाता था, हम उनको कहते थे मुनीब साहब को कि जी आपकी जगह या अफरीदी को अगर शामिल कर लें, तो वो कहते थे नहीं मैं खुद बैठूंगा कमेटी में। अब ये है कि लॉ तो ये कहता है कि टॉप 3 सीनियर, टॉप 3, उसमें वर्डिक्ट में किसी की गुंजाइश ही नहीं थी। यही शायद वही साहब का इख्लाफी नोट भी था। तो इसको फिर वो आउट ऑफ द लॉ जाके कैसे कमेटी तश्कील देने की कोशिश चीफ जस्टिस करते रहे। देखिए ये तो आप साहब का आपको वो जवाब आता नजर आ रहा है। धीरज रखिए, हाँ सारों के मेरा ख्याल आप आएंगे, क्योंकि ये बहस अब खुल गई है और चीफ जस्टिस साहब ने खोली है, तो इस पे तो काफ़ी चीज़ें आप आएंगी। अब तो मेरा ख्याल है जो जजेस हैं ना, वो ज़ाहिर है हर एक के अंदर एक दो तो हम ही भी होते हैं, कोई शायद ऐसा ख़त भी आ जाए जो चीफ जस्टिस से कहे जी कि जो मामला आप खोले बैठे हैं ना, इस पर फुल कोर्ट मीटिंग फौरी बुलाएं जिसमें ज़्यादा जजेस के साइन हों या अलग अलग ख़त हों।
ये चीज़ भी आ सकती है। दूसरा, वसीम मलिक साहब ने ठीक कहा कि ये तो बिल्कुल चार्जशीट ऐसे किया गया जैसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कोई ऑर्डर आ गया है, तो इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर तो कम अज़ कम खामोश नहीं रहने वाले। ठीक है, फिर कहा यह जा रहा है जी कि उन्होंने मुखालफत की थी एक्ट की, और भाई अकलियत में चले गए थे ना, आपने अक्सरियत से बना लिया था ना, ठीक है, बना लिया था और ना, वो उस पर अमल भी कर रहे हैं, वो कमेटी में आ भी रहे हैं, कहीं लार्जर बेंच हो तो वहाँ पर जा भी नहीं है, लार्जर बेंच के लिए मामले भिजवा भी रहे हैं, या तो ना कि अमल ना कर रहे हैं। सवाल का ये लिखा गया कि बार बार के जो उनका जो कंडक्ट था वो बड़ा ही कोई वो लफ्ज़ इस्तेमाल उर्दू में क्या क्या था, दरश्त था, यानी गैर मुनासिब था, और उसमें ये भी कहा गया कि वो अपने सीनियर्स की इज्जत नहीं करते थे। जस्टिस मुनीब अख्तर से सीनियर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कौन जज है? मंसूर अली शाह साहब और चीफ जस्टिस हैं। मंसूर अली शाह साहब तो जस्टिस मुनीब अख्तर के हक में ही, दिफा में ही आए हैं ना खत लिखकर, तो इसका मतलब है कि काजी फजीसा साहब की वो इज्जत नहीं करते। और अगर वो डॉग जजेस को सीनियर कह रहे हैं तो फिर उनको सब स्टैंड पे क्यों बिठाते हैं? तो इजहाक जजेस की सीनियरिटी में तो वो 17वें नंबर से भी जूनियर हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के माजी के चीफ जस्टिस हों। एग्जैक्टली, तो इस सारे मामले में तो मुझे ये चीफ जस्टिस की लॉजिक तो मुझे समझ नहीं आती। बड़ी माजत के साथ, नहायत ही मुअद्दबाना अंदाज में मैं इस सारे मामले में अगर वन लाइनर कहूँ तो इलॉजिकल और नॉनसेंस किस्म का ये जवाबी खत है। ये बनता ही नहीं था, ये सारी खतों किताबत नहीं बनती थी, एक दो रजिस्ट्रार के साथ भी नहीं बनती थी। जुडिशल ऑर्डर के ऊपर आपकी हैसियत एक जज की है, चीफ जस्टिस साहब का एक अलग इंतजाम ही होता है। आप एक जज ही हैं सुप्रीम कोर्ट के, 8 जजों के फैसले के ऊपर आप रजिस्ट्रार से खतों किताबत कर रहे हैं। आपने वो ऑर्डर, इसका मतलब पढ़ा ही नहीं हुआ, उन्होंने ऑर्डर में कहा हुआ था कि वहाँ दूर करने के लिए आएगा तो उन्हीं 8 जजेस के पास आएगा। बिल्कुल, तो आप पूछ रहे हैं जी कमेटी के सामने क्यों नहीं रखा बेंच बनाने, काज लिस्ट क्यों नहीं जारी की, वेबसाइट पे कैसे अपलोड हो गया? सुहेल साहब, सवाल है आपसे ये भी एक कि अब क्योंकि ये कटा इतना खुल चुका है, कटा खुल चुका है और फसलें तोड़ रहा है, भाग रहा है। हाँ जी, फसलें जिस अंदाज में तोड़ रहा है और ये कटा खुला हुआ है, आपको मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? ये अनकरीब सुप्रीम कोर्ट में क्या होता नज़र आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट में अनकरीब नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आज से ठीक जो है ना 1 माह बाद सुकून होगा। ये 1 माह जो है ना ये गुमसान रहने वाला है, और इसमें जो फ्रस्ट्रेट है ना वो अपना नुकसान खुद कर रहा है। ऐसे माज मत खोलें जिसके बाद ना आप स्टे ही ना कर सकें। जितना मुतनाज़े होंगे उतना आपका नुकसान होगा। ठीक है, साथ ही जजों के बारे में यार एक चीज़ है ना, आप अगर चाहते हैं जी कि मुझे तो तोसी लेनी ही नहीं, अगर आप समझते हैं कि मैंने 1 महीने बाद रिटायर होना है, ठीक है, और आपको अपनी इज्जत भी बहुत मुकद्दम है, तो आखिरी महीने में आपका कंडक्ट क्या होना चाहिए? आप आने वालों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट को छोड़ रहे हैं, जमहूरियत चाहते हैं ना आप। अच्छा, आप ठीक है, ये ना कहा करें कि काजी साहब जो है वो रिटायरमेंट के करीब है। काजी फजीसा साहब ना इस सारे मामले को पता है क्या कहते हैं आज भी? ये वैसे कॉन्फिडेंस की तो मैं दात ही दूंगा ना। अच्छा। वो कहते हैं निजात। वो आपको शायद वो कहानी का इल्म हो। काजी फजीसा साहब ने अपने को मोबाइल में एक कोई टाइमर लगाया हुआ है जिसमें वो लोगों को दिखाते हैं, बज़ाहिर उन्होंने बाकायदा लोगों को दिखाया है, माजी करीब में दिखाया, जब ये आईनी तरमीम का बड़ा ही शोर था ना, तो उस दौरान उन्होंने दिखाया है। उनसे किसी ने पूछा कि क्या सूरत हाल है काजी साहब, तो उन्होंने फ़ौरन ही मोबाइल निकाल के एक टाइमर दिखाया। हाँ। उस टाइमर का जो टाइटल था वो निजात था, वो जो रिमाइंडर हमने नोट्स में लगाए होते हैं, और उसमें उन्होंने कहा कि जी देखिए यहाँ पे दिन भी आ रहे हैं, घंटे भी आ रहे हैं, सेकंड्स भी आ रहे हैं, मिनट्स भी आ रहे हैं, और हम तो कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ जो मैंने हम का सीगा इस्तेमाल किया है, ये अगर खुल के बात की जाए तो काजी फजीसा साहब खासे भरम हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उन्होंने कहा कि हम तो इस निजात का इंतज़ार कर रहे हैं, ये आखिरी सेकंड के बाद हमें निजात मिल जाएगी और हम इससे जान छुड़वाना चाहते हैं। परसों शाम को एक साफ़ी दोस्त उधर नीचे व्लॉग कर रहे थे, हम इत्तेफाक से इधर ही चहलकदमी कर रहे थे, तो वो वहाँ से भागे कहते हैं यार मुझे वहाँ से उन्होंने हटा दिया। मैंने कहा क्यों? कहते हैं वहाँ कोई दौरा करने आया हुआ है, जायज़ा ले रहा है कोई खातून है। अच्छा, वैसे एक बात हमने उन्हें मज़ीद मुकालमा नहीं किया, मैं जल्दी में सामने निकल गया। इस बात पे माफ़ी मांगी है, ऑन रिकॉर्ड मांगी है। मैं आपसे भी यही मुतालबा करता हूँ, देखिए हम वो जो सामने जो कुछ तामीर हो रहा है ना, गुज़श्ता 1 साल से चीख रहे हैं कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मकबरा है, तो अब हमें अपनी तस्दीक कर लेनी चाहिए। मैंने तो कर ली, आप दोनों की अपनी मर्ज़ी है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कब्र खोद रहे थे काजी साहब, जिसे हम बुनियादी इंसानी हकूक़ का मकबरा कहते हैं। चलें बहरहाल वो देखते हैं, अभी कच्ची है पक्की तो हो या अंदर मुर्दा तो जाए, तो फिर देखेंगे बाहर नंबर नेम प्लेट भी लिखी जाएगी, फिर फातिहा करनी। तैयारियाँ तो हो रही है ना, तैयारियाँ तो तेज़ी से जा रही हैं। अभी भी वो देखें ना, मिट्टी वो निकाली हुई है सारी, गोरकन काफ़ी सारे लगे हुए हैं, तो बहरहाल उसको देखते हैं। साथ ही साथ अब PTI ने चैलेंज भी कर दिया ऑर्डिनेंस को भी। ये आपको यार PTI ना देर होती है, PTI देर से आती है हर जगह पे। इलेक्शन एक्ट कहाँ तरमीम जो है PTI ने चैलेंज कर रखा है और उसको कितना फॉलो किया।
सबसे पहले तो ये बताएं ना जिस पर उनकी मखसूस नशिस्तें अटकी हुई हैं। फिर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब इसके खिलाफ रिवरस दरखास्तें भी पूरे मुल्क की हाई कोर्ट्स में ये फैल चुका है, अब आखिर पे PTI आ रही है टहलती हुई जी साड़ी दरखास्त भी रख लो, असी भी इन्हों चैलेंज करना है। जिसको पहला खतरा होना चाहिए वो सबसे पहले आगे आए ना, कमाल करते हैं PTI का यार। बहरहाल ये आ चुकी हैं और साथ ही साथ नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक लामा जारी किया, मीन्स के एलामिया जारी किया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हमने रिव्यू में तफसीली फैसला आने के बाद कुछ एडिशनल ग्राउंड्स भी जमा कराए हैं। ये एलामी में तो खाली इतना ही लिखा है, लेकिन हमारे ज़राए से जो पता चला है हमें वो ये बताया गया है कि जो रूल 94 का लदम करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी की सदा की और कहा है कि इस पर किसी फरीक के दलाइल नहीं सुने गए। रूल का लदम करने से पहले अटॉर्नी जनरल का मौका भी नहीं लिया गया, ना इलेक्शन कमीशन को इस पर बात करने दी गई, ना ये किसी ने चैलेंज किया था कि इसका रूल 94 को कलदम करार दिया जाए। इस किस्म के कुछ ग्राउंड इलेक्शन कमीशन ने लिए हैं। तो मज़ीद अब इससे पहले कि जिस फ़ोन पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक अदद बस छोड़ें। अल्लाह हाफ़िज़।